हेलो एवरीवन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? फुल ऑफ फन। आज हम पढ़ेंगे एसएफएम। एसएफएम का प्रैक्टिकल जितना इंटरेस्टिंग है, एसएफएम की थ्योरी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो बट स्टूडेंट्स आर लाइक दिस एसएफएम की थ्योरी का नाम सुनते ही नहीं पढ़ना, हमेशा वी आर लाइक लास्ट में पढ़ेंगे और कितनी बार तो छोड़ भी देते हैं। बट एसएफएम की थ्योरी की अच्छी वेटेज है एग्जाम्स में, तो प्लीज़ उसको स्किप ना करिए और चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि आप ना एक सिंपल रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। हमें याद नहीं करनी सब कुछ, याद तो हम सिर्फ कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही करेंगे, बट फिर भी एक सिंपल रीडिंग ज़रूरी है, ताकि आपने जब कीवर्ड्स याद कर लिए फिर आप जब लिखने बैठ रहे हो ना एग्जाम में, ऐसा ना हो कि आपका हाथ ना चले। बट एक बार आपने प्लेन रीडिंग भी दी होगी तो आपका हाथ अपने आप चलेगा कि लाइक आप पॉइंट सोच सकोगे कि उसके बारे में आपको लिखना क्या है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने मार्क्स लूज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एक प्लेन रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। अब अपना एक क्वेश्चन के ना कई तरीके से पूछा जा सकता है। लाइक आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि टेल अबाउट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, और या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस बताओ। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो इससे आपको क्वेश्चन के सारे ऑल्टरनेट्स नेम भी पता होने चाहिए। तो क्योंकि हमें ये तो होता है कि हाँ हमने अंदर के पॉइंट्स याद कर लिए, बट किस में ये लिखने थे, कई बार स्टूडेंट इसमें भी स्टक हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सारे नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोलती कि एक प्लेन रीडिंग दो। अगर आपने एक प्लेन रीडिंग दी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है एंड आई कैन ईजिली राइट। तो यहाँ पर 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की गई है, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट। ओ ये तो आपके सब्जेक्ट का नाम ही है ना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, तो इसको याद करना तो बहुत सिंपल हो गया। स्ट्रेटेजी प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, यही तो हमारे फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है। क्यों? स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक। फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए और एक बढ़िया वाली टीम होनी चाहिए, राइट मैनेजमेंट टीम। फिर क्या, फिर तो आपका बिजनेस एकदम टॉप क्लास। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आप पढ़ लेना, एग्जाम्स में नहीं आएगा। फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, इसको भी आप इसको ये फंक्शन से भी पूछ सकता है या फिर फाइनेंशियल डिसीजन से भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में इतनी बार पूछा है, बहुत बार, मॉक टेस्ट में, आरटीपीज में भी, हर जगह ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, की डिसीजन। इसलिए इस क्वेश्चन को तो ना याद कर लेना। अगर आपको ये चैप्टर कभी छोड़ने की मजबूरी भी आ जाए ना, फिर भी एक बार बस ये चारों पॉइंट्स जरूर देख के जाना। की डिसीजन फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोज। इसमें 4 डिसीजन हम लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन। अब आप ये देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना जेन्युइनली ये 4 डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि आप अगर अपना बिजनेस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि मैं इक्विटी डालूं, डेट डालूं, मेरा फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर कैसा हो। तो उसके लिए हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होगा ना, कितना पोर्शन इक्विटी का रखना है, कितना पोर्शन मुझे डेट का रखना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज लाइक, ये हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। काफ़ी रिस्की होता है कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमें उसके सारे प्रोस्पेक्ट्स को एक बार कंसिडर करना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है ना, दिस डिसीजन इन्वॉल्व द प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्म्स। कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं अब उसको यूटिलाइज करना है, कैसे? इन्वेस्ट करके, स्पेशली इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। यानी कि कहाँ लगाने हैं? प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं। क्या सोचते हुए आप लगाओगे? फ्यूचर बेनिफिट सोचते हुए आप लगाएंगे। विद सच प्रोजेक्ट्स आर नॉट नॉन विद सर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेचुरली इन्वॉल्व रिस्क। वही मैंने आपको बोला था कि उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। डिविडेंड डिसीजन, दीज डिसीजन डिटरमाइन। अब ये देखिए, डिविडेंड बांटना है या नहीं, ये किसकी कॉल होगी? कंपनी की। तो कंपनी क्या सोचती है कि लाइक उन्होंने जो भी उनका प्रॉफिट आया था उसके बाद अब इतने से कितना पोर्शन में रिटेन कर लूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो दैट वो लोग फर्दर अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, और कितना पोर्शन डिविडेंड में बांट दूं सो दैट शेयर होल्डर्स पे डिसअपॉइंट ना हो।
कई बार तो अगर कंपनी इतना अच्छा कर रही है कि शेयर होल्डर्स खुद चाहते हैं कि कंपनी रिटेन कर ले और उसके बाद उसको कंपनी में ही लगा दे, सो दैट शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पोर्टफोलियो डिसीजन के लिए आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स होते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखूँ, A, B, C, तो आप इवेल्युएट करना, अगर लेट्स सपोज आपको कोई एक रिमूव भी करना है तो आप कैसे करोगे, उनका रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह से आप कैलकुलेट करना सीखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। रिस्क और रिटर्न, जिसका रिस्क सबसे कम और जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा, वो हमारे लिए हमारा बेस्ट स्टॉक होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो यही पोर्टफोलियो डिसीजन कंपनी को लेना है, evaluation of investments करना है based on their contribution to the aggregate performance of the entire corporation rather than on the isolated characteristics on the investment themselves. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट। इस वाले को ना आप याद कर लीजिएगा और ये ना आगे भी काम आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। बट इनके जो चारों पॉइंट्स हैं, अब भी मेरे साथ एक बार बोलिए, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, पोर्टफोलियो। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, पोर्टफोलियो। हो गए आपको ये चारों याद? और आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो, इसकी तो एक बहुत पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है, हर किसी को याद होती है, FIDP। F for financing, I for investment, D for dividend, P for portfolio। और इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी हमें आगे भी काम आएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। इसमें हमारी 3 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, ये तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये बड़े बड़े लोग बनाते हैं, कंपनी के CEO टाइप के लोग इस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, and they are fundamentally concerned with selection of business in which a company should compete। तो वो सिलेक्ट करते हैं कि कंपनी को काम कैसे करना है, मतलब किस चीज में कम्पीट करना है। तो जब भी कोई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, तो माइंड में 3 बातें रखी जाती है। इसमें ना ये तीनों बातें अगर आपने नहीं लिखी ना, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ये भी याद करना है। सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। सुटेबिलिटी, whether the strategy would work for the accomplishment of common objective of the company। क्या ये कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। फिजिबिलिटी, डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। अब ये आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ये फिजिबल है, कितने रिसोर्स लगेंगे, इतने हमारी कंपनी में 4 लोग हैं, पर ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बना दी इसे करने के लिए 10 लोग चाहिए, तो हमें फिजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी। नए लोग हायर करो या जो भी करो, बट फिजिबल तो होनी चाहिए ना अपनी कंपनी के लिए। एक्सेप्टेबिलिटी, अब कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर्स, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सब लोग, उन सबको सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। नॉट ओनली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, बोथ टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी शुड बी देयर। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी, अब हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बना दी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी। Strategic business unit may be any profit center that can be planned independently from the other business unit of a corporation. At the business unit level, the strategic issues are about practical coordination of operating unit। तो अब इसमें ये चीज देखिए, coordination of operating unit and developing and sustaining a competitive advantage। हमें ना अपने competitor से एक कदम आगे रहना है, उसके लिए हमें business unit level strategy बनानी है। ओके, जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं उसके लिए अपना जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना वो सस्टेन कर पाए, वो डेवलप कर पाए, ऐसा हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना है। फंक्शन, हाँ आप लोग ना इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने आईटीएस वगैरह में या फिर मतलब आईपीएस लेवल पे भी 11th में बिजनेस स्टडीज में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप लिख तो कुछ भी सकते हैं, बट ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया तो उसको तो एटलीस्ट स्किप मत करना। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, द फंक्शनल लेवल में कितने सारे लेवल्स आ जाते हैं आपके, बहुत सारे, जिस फंक्शनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है कंपनी की, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बट हमें बात किसी करनी होती है मेनली यहाँ पर फाइनेंस की। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है हमें देखना है कि ये एग्जीक्यूट हो अच्छे से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप देखिए, अगर आपको घर चलाना है तो भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर किसी भी बंदे के पास मतलब उसकी मंथली, लेट्स सपोज मंथली सैलरी अगर उसकी 50,000 है,
तो वो बंदा फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ से इतना एक्सपेंडिचर करना है, मुझे यहाँ पे से इसके लिए घर का ये लाना है, ये लाना है, प्लस थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस में लगाना है, उसके बाद जो बचेगा उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा, उसके बाद जो बचेगा उसके साथ हम ये करेंगे। तो माइंड में ना एक छोटा सा बजट बना लिया जाता है कि हाँ हमें इसको कैसे कैसे चलाना है। तो सिमिलरली अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी होगी ना। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो किसी भी प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द फिजिबल एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, देयरबाय डिफाइन द ओवरऑल प्लानिंग फ्रेमवर्क। क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे चलाओगे आप बिजनेस, ये बताओ। Financial planning is a systematic approach whereby the financial planner helps the customer to maximize his existing financial resource by utilizing financial tools। अब पूछोगे फाइनेंशियल टूल, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना 3 मेजर चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए FR, FT, FG, फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल्स और फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ओके तो ये इतना ही था। अब इसमें आपसे 3 मेजर कंपोनेंट्स पूछ सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे शॉर्ट नोट लिखवा सकता है, तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन आता है जनरली थ्योरी का, तो 3 कंपोनेंट्स लिखवा लेगा प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में 2-4 लाइनें लिख देना, खत्म। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाइक हाउ इट इज लिंक्ड, हाउ दे बोथ आर लिंक्ड, लाइक फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या ये लिंक्ड है, ऐसे भी पूछ सकता है। इंटरफेस पूछ सकते हैं। तो लैंग्वेज पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। अब आपसे ये पूछा, अब यहाँ पे ना इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, बट आप इसको पॉइंट्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो वही 4 नंबर के लिए पूछेगा और 4 नंबर का आंसर लिखना है, तो आप इसको पॉइंट्स में ब्रेक कर लीजिए। याद है मैंने आपको भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि उसके पॉइंट्स याद रखना, अभी मैं आगे यूज में लाने वाली हूँ। हाँ, तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, फिट बी वाली क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो, बट इसमें से ना 3 उठा लो, स्टार्टिंग का फिट उठा लो, ठीक है। तो उस फिट से हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा फाइनेंस का, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ याद आ रहा है? बस अब आपको जरूरी नहीं है कि इसकी पूरी लैंग्वेज आप उठा के लिखो, आप सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि लाइक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए इक्विटी का, डेट का, इस तरह से कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बस इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना। ओके उसके बाद आता है आई, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने देखा इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। आई वुड सजेस्ट अगेन कि आप इसकी एक सिंपल रीडिंग जरूर देना, ऑल्दो इसमें कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट फिर भी एक बार रीडिंग तो जरूर देना। इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही चीज़ है, सेम आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, बट इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड कर लेना। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अंडर फंड एलोकेशन। बस ये लाइन जरूर लिख देना कि फंड एलोकेशन की ये 2 इंपॉर्टेंट जॉब्स होती है। फिर देखो, फिर आगे आपका डिविडेंड पॉलिसी, येट अनदर फॉर मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी। सब कुछ सेम सेम लग रहा है ना, अदरवाइज कोई बच्चा इसको देख के डर जाएगा, यार इतना बड़ा है, छोड़ो छोड़ो ये वाला टॉपिक तो छोड़ दे दो, बट इसमें था क्या, कुछ भी नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बस ऐसे ही दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद लिख देना। Thus the financial policy of a company can't be worked out in isolation of other functional policy। अब अकेले तो कौन ही काम करता ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो, और क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही परफॉर्म करती है। और उसके बाद लास्ट में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज द कॉज एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इज द इफेक्ट। बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो कॉज कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई, एंड फाइनेंशियल पॉलिसी उसका इफेक्ट है, एंड समटाइम्स वाइस वर्सा, फाइनेंशियल पॉलिसी कॉज है एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इफेक्ट है। तो ना ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं, और क्या चाहिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अब मान लीजिए आप आज सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर चलिए अनदर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने एक जिम ज्वाइन किया, ठीक है, आपको वेट लूज करना था, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने कर लिया, आपने 15 kg वेट रिड्यूस कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या, जैसे ही जिम छोड़ा फिर से आप अपनी सेम हैबिट पे आ गए और फिर से बढ़ा लिया, क्या फायदा हुआ। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने वो अचीव किया, इट
इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको आगे मेंटेन कर पाए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, सब कुछ वापस से आप जीरो पे आ गए ना। तो इसी तरह से अगर आपको कभी ग्रोथ होती है तो अगर आप उसे मेंटेन करेंगे तो ही ये ग्रोथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ कहलाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इस टॉपिक में इतना ही था, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें ये चीज जरूर देख लीजिएगा, एक व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सिस्टम है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना, उसका सस्टेन होना तो बहुत जरूरी है, बट फाइनेंशियल सस्टेनेबल होना उतना ही जरूरी है। फाइनेंशियल सस्टेनेबल कोई कैसे होगा? मान लीजिए आप अगर जॉब करते हैं और आपकी जॉब चली जाएगी तो क्या आप फाइनेंशियल सस्टेनेबल रह पाएंगे? हाँ, कैसे? अगर आपकी जॉब ही सिर्फ आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मतलब मेजर था बट नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, सो यू शुड हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल है, लाइक अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स बना के बेच रही है, दैट इज फाइन, बट उसका एक और सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपकी वन लाइन ऑफ बिजनेस बंद हो गई तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली होनी चाहिए। हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, आपके पास तरीके होने चाहिए, अलग अलग तरीकों से आप पैसे कमा सको, ठीक है? वो सोर्स था और ये तरीके हैं। डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली। अब वो मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज नॉट अ वन टाइम जॉब, आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाइए, अलग एक्शन लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे कीजिए, चैम्प बन जाओगे। हैव एजुकेट फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत तगड़ा वाला फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए आपका। एक अच्छी पब्लिक इमेज होनी चाहिए, तभी तो लोग आएंगे ना आपके पास आपके प्रोडक्ट्स खरीदने। बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यू, बस आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये सब अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल हो जाएगी। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये कॉन्सेप्ट किसी रॉबर्ट ने दिया था, और मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन एंड डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट एंड डेट रेशियोज। ये सब एसडीटीज, ये डेफिनेशन याद करनी है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग मोर मनी। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक कि आपकी जो ग्रोथ रेट है ना, हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग मोर मनी। आप ये बताओ, दूसरों के पैसों पे कमाओगे खाली नहीं ना, आपने जो अपने पैसा कमाया था उसको रिटेन किया था, उस पे इन्वेस्ट करके जो कमाया, दैट इज टॉकिंग अबाउट कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है। कि अगर आप बाहर से पैसा बोरो नहीं कर रहे हो, बिना बोरो करे आप कितना ग्रो कर सकते हो, ये बताइए। इट मस्ट बोरो फंड फ्रॉम अनदर सोर्स टू फैसिलिटेट ग्रोथ। आपको करना चाहिए, बट मैं ग्रोथ रेट निकालने की जब बात कर रही थी तब मैंने बोला कि एक फर्म बिना बोरो करे कितना ग्रोथ कर सकती है, तो वही चीज आपको बताती है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। Variable typically include the net profit margin on new and existing revenue, the asset turnover ratio which is the ratio of sales revenue to total assets। ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। What is STR? It is ROE into E 1 minus dividend payment ratio। 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है? दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि अगर आपने जो बांट दिया वो तो गया, जो आपने रिटेन किया था ना उस पर आप कितना कमा पा रहे हो। उसके बाद इसने बोला कि सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल एज्यूम करता है दैट द बिजनेस वांट्स टू मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी। तो वो कहते हैं कि आपका जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, आप वो मेंटेन करके चलेंगे, कुछ ना कुछ assumptions लेकर तो हम चलते हैं। मेंटेन अ टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो, और हमारी डिविडेंड पेमेंट रेशियो भी फिक्स है, अभी बस कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशन अलाउ, मार्केट बढ़ेगी तो हमारी सेल्स भी बढ़ेगी, बस इस टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर, लेकिन ना इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन ने पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी पूछी है या फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पूछी है। अगर सिर्फ पूछा व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, बट अगर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के पूछे तो आपको वो वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो अब ये बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेनेबल हो सकती है। इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, उसको ये सब करना पड़ेगा, उसके पास क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब हमने SFM याद है, स्टार्टिंग में SFM पढ़ा था, स्ट्रेटेजी, क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बी एबल टू स्कैन इट्स एनवायरमेंट और कंटेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स वर्क। इंसान को हमेशा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपने वो छोड़ दी
तो आपने आगे बढ़ने का एक मौका छोड़ दिया। तो कभी किसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इसी तरह से हम एज्यूम करते हैं कि एक बिजनेस भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनको आइडेंटिफाई करेगा, उस पर काम करेगा। बी एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। अब अगर आप अपने स्टाफ्स की इज्जत नहीं करोगे, जितने भी अच्छे स्टाफ्स हैं उनसे तमीज से बात नहीं करी है, उनको अच्छी पे ऑफ नहीं कर रहे हो, चले जाएंगे छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, उसको ग्रो करवाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्टाफ इतने कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे हैं, तो क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हें काम करने दो ना। हैव एन एडिक्वेट एडमिन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास अच्छा सा एडमिन और फाइनेंस स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। Be able to demonstrate its effectiveness and impact in order to leverage further resources. अब आपको ये सब करना है। गेट कम्युनिटी का सपोर्ट, दुनिया की मदद लो। That's it. खत्म हमारा चैप्टर। इजी था ना। अब एक बार बस फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, और उसकी जल्दी से मेरे को एक बार पॉइंट बता देना। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, याद हो जाना चाहिए, अब तो टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेमवर्क। मैं आंसर नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही बताओ फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए। फ्रेमवर्क में हमने देखे 3 पॉइंट्स, SFM। इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स होनी चाहिए और अच्छी टीम होनी चाहिए। फिर हमने देखे थे फंक्शंस में हमने देखे थे की डिसीजन, फिर पी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविजन, पोर्टफोलियो। फिर हमने देखी 3 स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, उसमें हमने सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी की बात की। फिर हमने देखा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। फिर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी अपने 3 कंपोनेंट से, FR, FT, FG, फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। फिर हमने इंटरफेस देखा था जिसमें हमने फिर से FID लगा दिया था, फाइनेंसिंग की हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन्वेस्टमेंट, उसमें हमने डिसीजन देखे थे, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी। फिर हमने देखा बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ। इसकी एक बार रीडिंग आप अच्छे से दे देना। और यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल सस्टेनेबल वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें हमने देखा था हमें बहुत सारे सोर्सेज से इनकम कमानी है, अलग अलग तरीकों से कमानी है, हमें एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम रखना है, अपना गुड पब्लिक इमेज रखनी है, ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर आता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, इसका ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, SGR का, जिसमें हमने जिम वाली बात की थी। चाहो तो आप छोटे छोटे यहाँ पर लिख सकते हो, तो आपको वो एग्जाम्पल से ये टॉपिक याद आ जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। ओके, बाय बाय।